नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लगातार रुझान आपके सामने आ रहे हैं। 543 सीटों पर चल रहे मतदान में जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं काफी दिलचस्प है। अब इन सबके बीच में विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए, इस बीच अभी खबर आ रही है कि दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश मुलाकात कर सकते हैं। और खबर यह भी है, जिसकी सबसे ज्यादा दिन भर चर्चा रही, नीतीश कुमार को भी साधने की जिम्मेदारी मिली है। कई दल इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त विपक्ष में। जिस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, एक तरफ बीजेपी जो पार्टी के तौर पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, हालांकि एनडीए इस वक्त आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर 276 पर रुझान दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन के आंकड़े ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सबके बीच में लगातार एक्टिविटीज देखने को मिल रही है और अब कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस के द्वारा एआईसीसी कार्यालय में। हालांकि कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन इनकार भी नहीं किया गया। अब ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लंबे समय के बाद कांग्रेस 3 डिजिट में नंबर लाने जा रही है। जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कई सीटों पर लीड लेती हुई इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त बना ली है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर आगे चल रही है। अब ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक स्पष्ट आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। तो कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकल के हासिल होता है। लेकिन जाहिर तौर पर नजर अब जेडीयू और टीडीपी पर। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है टीडीपी का भी। वही बिहार में जेडीयू ने 12 सीट अपने पाले में लाने में सफल हुई है। जेडीयू जो कि फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, ये चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू ने लड़ा। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है और इन सब के बीच में देखने वाली बात होगी कि क्या कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की। तो दिल्ली में खासी हलचल देखने को मिल रही है दोनों ही खेमों में। जहां एक तरफ बीजेपी की आज जेपी नड्डा के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन और उसके तमाम घटक दल एक साथ आ रहे हैं कल दिल्ली में तमाम नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है और जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले अखिलेश यादव, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक में निकल के क्या आता है। चलिए, तो बात है विपक्षी खेमे की। अब अगले तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया। इस वक्त अपडेट आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए पर तीसरी बार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। मोदी आगे लिख रहे हैं कि नई ऊर्जा, नई उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भी हौसला अफजाई की। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के लिए उनका भी धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, आपको बता दें।
कि आंकड़े जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब कुछ घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके खाते में कितनी संख्या जुड़ती है। चलिए, तमाम बड़े राज्यों में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा रही, क्योंकि यहां से चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं और बड़े बड़े एनालिस्ट से लेकर पत्रकार तक हैरान रह गए जो आंकड़े आज निकलकर सामने आए। तो उत्तर प्रदेश पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, रवि प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी से, सैयद रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और डॉक्टर अखिलेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। दिन भर से लगातार एक ये सवाल तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर उठ ही रहा है, जिसका आप जवाब दे रहे हैं, तो मैं सीधे इस पॉइंट पर आऊँगा कि क्या बीजेपी को ये लगता है कि कहीं चूक हुई स्ट्रैटेजी में? क्या लगता है कि और बेहतर हो सकती थी स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, कितनी सुखद बात है, कितनी अच्छी बात है कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार, जो एक इतिहास बनने जा रहा है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बैठक भी होने जा रही है। अभी उन्होंने ट्वीट करके देश की जनता का आभार भी व्यक्त किया है और अभी उनका ट्वीट आया है कि देश की जनता का बहुत बहुत आभार, और नई जो सरकार बनेगी, नई सरकार चलेगी, वो नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ चलेगी। अब आपका जो प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर के है, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हमारी सीटें घट गई हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीटें जो मिली हैं, तो इसके अब तमाम विश्लेषण भी होंगे और बैठक होगी, उसमें विश्लेषण किए जाएंगे कि जिन जातिवादी परिवारवादी लोगों के खिलाफ हम बार बार जनता को सचेत कर रहे थे कि इन परिवारवादियों से दूरी बनाइए, ये जातिवादियों से दूरी बनाइए, और तुष्टीकरण से, तो ये तीनों जीत गए। परिवार भी जीत गया और जातिवाद भी जीत गया और मुस्लिम तुष्टीकरण भी जीत गया। तो ये तीनों से की जीत कैसे हुई, कैसे हमारी सीटें घटी और इनकी सीटें कैसे बढ़ी, जबकि इनको तो सिमट जाना चाहिए था। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भी परिवारवाद और जातिवाद और तुष्टीकरण करने वालों को इस तरीके से ये जो नैरेटिव है जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, परिवारवाद और जातिवाद की, इसके उलट जो है जनता ने कहीं ना कहीं वोट दिया है। लेकिन सवाल यही है कि जिन दो नेताओं को, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द है कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म जिनकी आप बात करते हैं, उन दोनों लड़कों ने ही वहां पर खेल बदल दिया है। हाँ, ठीक बात है, हम मानते हैं कि इनकी सीटें आई हैं और बढ़ी हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा करके हिंदुओं पर भी और फिर सरकार बनाते हैं, और कल्याण सिंह इस्तीफा दे करके भी दोबारा सरकार बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो ये कौन सी शक्तियां, तुष्टीकरण की कौन सी शक्तियां हैं जो आज भी प्रभावी हैं? कि देखिए, उसमें कई बातें हैं। ये लोगों ने जिस प्रकार संविधान किसी संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। कांग्रेस के तमाम तीनों प्रधानमंत्री, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी, जिस प्रकार छेड़छाड़ किए, लेकिन ये लोग बताने में सफल रहे कि संविधान से छेड़छाड़ हो जाएगा। हो सकता है इसका असर हो सकता है इसका असर हो कि ये जातिवादी बात तोड़ने में लगे रहे। हमारी पार्टी तो किसी में विश्वास नहीं करती कि मुस्लिमों को तमाम जातियों में तोड़िए, जबकि हिंदुओं में जितनी जातियां उतना मुस्लिमों में भी है। हमने किसी को जातिवाद में नहीं तोड़ा, हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। इन्होंने जातिवाद में तोड़ने की बात करते रहे, जातिगत जनगणना की बात करते रहे। तो क्या कारण है, वो विश्लेषण होगा। हालांकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारा मनोबल ऊंचा है। देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं धन्यवाद दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ देश को विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। लेकिन ये जातिवादी, परिवारवादी, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले लोग, बोटी बोटी काटने वाले जीत जाते हैं। यही तो मेरा सवाल है कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, कौन इस पे बात कर रहा था सबसे ज्यादा, किस तरह के बयान आए हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि जिस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए इस वर्ग के लिए, पूरा वोट एकजुट हो गया, आपके खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ, सोचने वाली बात है अभिषेक जी, क्योंकि जिस तरह से बोटी बोटी काटने वाला सहारनपुर में जीत रहा है,
15 मिनट पुलिस हटा दो, पूरे देश को अभी हम ठीक कर देंगे, हिंदुओं को, वो जीत रहा है। तो क्या बात है, वो सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, सोचने वाली बात। यहाँ बोटी बोटी काटने वाले 15 मिनट पुलिस हटा दो तो सारे हिंदुओं को निपटा देंगे वाले जीत रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। क्या बात है कि परिवारवाद आज पुनः समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव परिवार के 5 लोग पुनः जीत जाते हैं। आज भी परिवारवाद कैसे अपना जकड़ बनाए हुए है। जातिवादी, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव चिल्लाते रहे। बिहार में देखिए, जाति जनगणना से लोगों का पेट भर गया, बिहार में एनडीए को अपना लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में लगने वाला बिहार आप देखें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर ना आरजेडी के अच्छे नंबर है, कुछ खास है, ना कांग्रेस के हैं। तो वहां पे नहीं चला, यहां चल गया। वहां ये लोग जातिगत, देखिए अब वहां जातिगत जनगणना करा चुके हैं, इसलिए वहां की जनता जान गई कि जातिगत जनगणना कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कुछ भरमाए रहे, जातिगत जनगणना करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, भरमाते रहे। तो हो सकता है कि अब कहां जनता को कौन सी बात छू गई। जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सर आंखों पे है, और हम उसी के साथ देश की सेवा करेंगे। रविंद्र प्रताप जी, चलिए आपके पास आऊंगा। उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं। रविंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं, नजर डालते हैं इस वक्त की अगली बड़ी अपडेट पर। प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, रायबरेली को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। आपको बता दें कि रायबरेली में लगातार 15 दिनों से वो प्रचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि रिश्तों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। आपको बता दें ये कांग्रेस की सबसे प्रमुख सीटों में से रायबरेली और अमेठी मानी जाती है, जहां पर लंबे समय तक प्रचार करती रही प्रियंका गांधी। आज उन्होंने आभार जताया दोनों ही सीट पर, अमेठी और रायबरेली। यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं, किशोरी लाल वहां से जीते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी प्रचंड बहुमत के साथ 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके आभार जताया है। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा रविंद्र जी, कि दिन बड़ा अच्छा जा रहा है आज, और लंबे समय के बाद, मैं कहूँगा शायद 2 दशक के बाद इस तरह के नतीजे आए हैं कि राजनीतिक विश्लेषक से लेकर हर कोई हैरान है। शायद एक दिन पहले तक जिस तरह के एग्जिट पोल्स आ रहे थे, इवन जो अखिलेश यादव जी ने 50 सीटों की बात कही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब सामने होते हुए देख रहे हैं। देखिए, ये जो जीत हम लोगों को मिल रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, इसका कारण है भारत की जनता। भारत की जनता शांति प्रिय है। थोड़े देर के लिए उन्माद में पड़ सकती है, लेकिन अंततः हुआ अपने को उन्माद से अलग करके और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़ी होती है। इसीलिए विश्व के जितने धर्म हैं सब भारत में पले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपनी हार पर भी उत्तर प्रदेश की जनता पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जातिवादी है, परिवारवादी है। तो अगर आप जातिवादी है, परिवारवादी है, तो ऐसी जगह चुनाव क्यों लड़े आप? ये बहुत अपमानजनक है, और मेरे ख्याल से ऐसी चीजों को कहने से परहेज करना चाहिए था। हमारी जीत का जो प्रमुख कारण है कि हम पिछले 1.5 साल से साइकिल यात्रा निकाल के, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई पोलिंग बूथ ऐसा बचा हो जिस पोलिंग बूथ से हमारी साइकिल यात्रा न निकली हो। उन साइकिल यात्राओं के द्वारा हम जाके लोगों को आश्वस्त करते थे कि हम सरकार में आएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कराएंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के कृषि संबंधी कर्ज को माफ कराएंगे, मुफ्त सिंचाई देते थे, फिर आने पर मुफ्त सिंचाई देंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे। तो इस जो जनकारी मूल्य थे उनको जाके हम निचले स्तर पे वोटरों से, जो हमारे 70% वोटर गांव में रहते हैं, जहाँ ना तो कि ये एग्जिट पोल वाले पहुंचते हैं और ना चुनाव आयोग पहुंचता है, वहां पर हमारी साइकिल यात्राएं निकली। हमने लोगों को जन समस्याओं को सुना और अपनी समस्याओं से उनको कैसे निराकरण करेंगे अवगत कराया। ये हिंदू मुसलमान तब भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, उससे पीछा नहीं छोड़ रहा है इनका। तो हमारी जीत का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश की जनता है, और उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के अनुरूप हम खरे उतरे हैं। और निश्चित रूप से आज शाम होते होते यह क्लियर हो जाएगा कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं।
क्या क्या बदल गया रविंद्र जी? क्योंकि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, अब बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ गठबंधन में आप मात्र 5 सीटें जीते, बसपा 10 जीत गई। आज हम 24 में खड़े हैं, जहां पर बसपा वाइप्ड आउट हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, आप 38 सीटों पर खड़े हैं। क्या बदला है, क्या फेवर में? क्या इंडिया गठबंधन जो था उसका बेनिफिट हुआ? बसपा का पूरा वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो गया? क्योंकि आप हमेशा बसपा को बी टीम बताते रहे बीजेपी की। अभिषेक जी, अचानक नहीं हुआ है। 2019 में पुलवामा का उन्माद था, इनको 50% वोट मिला था। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पंचायत का चुनाव होता है, हमें 760 सीटें मिलती हैं, इनको 720 सीटें मिलती हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है, ये 50% से घट के 41% पे आ जाते हैं। फिर निकाय का चुनाव होता है उसी साल में, 5-6 महीने के बावजूद में ये घट के 30% पे आ जाते हैं। तो ये क्रमशः हुआ है। इसमें दो चीजें हैं, हमारी पार्टी की नीतियां, हमारे पार्टी के अध्यक्ष की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और इनके द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार, ये दोनों कारण बने हैं जो क्रमशः लगातार इनकी हार होती चली गई। आज बड़ी हार में, अगर 22 के चुनाव पे एक बार आपको याद दिलाऊं तो हम 111 सीट पे जीते थे और 224 स्थानों पे सेकंड थे। और इनके 25 निकाय चुनाव में इनके 25 सांसदों को हम लोगों ने पीछे हराया था। 2 हार या 4 हार मान लीजिए बहुत प्रमुख हैं। सबसे पहले अयोध्या जी से ये हार गए, जहां का उन्माद फैलाया इन्होंने। तो अयोध्या जी से हारना, वो भी किससे हारे हैं? एक जनरल सीट पे हमने अपने दलित प्रत्याशी को लड़ाया था और उनसे चुनाव हारे हैं। दूसरा वो टेनी हारा, जिसके लड़के ने किसानों को कुचला था और पूरे किसान, भारतवर्ष के किसान उद्वेलित रहे, लेकिन क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। फिर मेनका जी का उसी क्रम में हारना, स्मृति ईरानी का उसी क्रम में हारना है। यह जाहिर करता है इनकी असफलता है। और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हार जाना मोदी जी और योगी जी के ऊपर प्रश्न उठाता है कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहीं से आते हैं, मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने जन विरोधी कार्य किए थे, इसके नाते इस प्रकार के परिणाम आए। धन्यवाद। ठीक है सैयद जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, अब तक जब भी यूपी में बात होती है, अगर अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो ये कहा जाता रहा कि पिता से विरासत में पार्टी मिली, पद मिला, राजनीति मिली। आज उत्तर प्रदेश में जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि एक नया कह सकते हैं कि उनका जो वजूद है उत्तर प्रदेश में, उनकी जो पकड़ है मजबूत हुई है आज, और ये जो क्रेडिट है वो अखिलेश यादव को जाएगा फॉर दिस अमाउंट ऑफ विक्ट्री? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव इसलिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के ये चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे, इस चुनाव में इनके पिताजी जीवित नहीं, तो इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा चुनाव था और पूरा दामोदार अखिलेश पर ही था कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कैसे जिता करके लाएं ज्यादा से ज्यादा। अखिलेश ने मेहनत किया और मेहनत तो सभी पार्टियों ने किया, लेकिन ये चुनाव जो है वो आफ्टर ऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम जन हो रहा था। क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि साहब वोटर बहुत शांत है, वोटर निकल नहीं रहा है, वोटर बता नहीं रहा है किसको वोट दे रहा है, अंडर करंट क्या है ये भी न तो सत्ता पक्ष जान पा रहा था न विपक्ष जान पा रहा था। लेकिन विपक्ष खाली अपनी पब्लिक मीटिंग में यही कहता था कि साहब ये जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। हमारे लायक साथी समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, इन्होंने ये कह रहे थे कि हम लोग साइकिल यात्रा निकाले, ये किए वो किए, इसका कोई असर नहीं है। असर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार थी उसको आम जन ने देखा और आम जन ने अपना उस हिसाब से लड़ा। दूसरा, अखिलेश यादव की पीडीए की घोषणा, जो पीडीए की घोषणा की, तो घोषणा एक बहुत ही सटीक उससे बैठी और उसका असर कहीं ना कहीं हुआ। दूसरा, अखिलेश का कहना कि नौकरी लोगों को नहीं मिली, जिसमें जो है वो पर्चा लीक हो गया, तो उन्होंने गिनती बताया कि साहब एक परिवार का अगर एक बच्चा है तो इतना लाख होगा और फिर इतना होगा तो 80 लोकसभा में होगा तो इतना करोड़ होगा। तो वो कहीं ना जा करके जो बच्चे इम्तिहान दे रहे थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और दूसरा, अग्निवीर को उन्होंने बताया कि भाई आप देखिए किस तरीके से अग्निवीर में 3 साल या 4 साल की जो है वो नौकरी करके फिर कैसे वो होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जी, युवाओं की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ज्यादा सैनिक जो है भर्ती होते हैं
हम तो देखते थे, क्योंकि मेरी ससुराल फर्रुखाबाद है, मैं जाता था फर्रुखाबाद, तो देखता था कि सवेरे सब जो है वो लड़के दौड़ते हुए मिलते थे, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वो लग रहा है कि उनको बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री के लिए। अग्निवीर की वजह से कुछ मिलिट्री में भर्ती के लिए लोगों को जरा मायूस होना पड़ा कि हो सकता है कि शायद उसमें भर्ती करके 3 साल के में हमें क्या होगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि 238 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आई है, और गठबंधन के साथ तो एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पूर्व गठबंधन है, उस हिसाब से वो सत्ता में आने के लिए बिल्कुल करीब है। लेकिन यह है कि जो है वो गठबंधन भी, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, वो भी एक अच्छी दिशा में आई है, और कांग्रेस भी पहली बार जो है वो 3 डिजिट में 100 तक पहुंच गई, जैसा अभी तक का आंकड़ा आ रहा है 100 तक वो पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं तो अब ये बड़ा एक समझिए कि एक अलग तरीके का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह के ये आ रही थी, क्योंकि उसको 303 सीट मिली हुई थी, कम सीट नहीं थी, और कह के वो आ रही थी कि हम 370 पाएंगे और हम गठबंधन के साथ, हम जो है वो एनडीए के साथ हम 400 पार जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी को शाक जरूर लगा होगा कि हम जो हम आंकड़ा लगाए थे, जिस तरीके से हम अपने कैंडिडेट को समेट रहे थे, जिस तरीके प्रत्याशियों को अपनी तरफ ला रहे थे, और कैंडिडेट पार्टियों से भी जो लोग आ रहे थे उनको भी हम ले रहे थे, एक एक सीट पर गुणा भाग करके जो है वो मोदी जी, अमित शाह जी कर बैठ रहे थे। लेकिन वो आंकड़ा जो है समझिए आप, ना तो ठीक से चल पाया महाराष्ट्र में, और ना ठीक से चल पाया उत्तर प्रदेश में, और ना ठीक से चल पाया जो है वो पश्चिम बंगाल में। जबकि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है वो मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश ने पूरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताया। लेकिन राजस्थान में नहीं चल पाया उस तरीके से, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि इससे पहले राजस्थान में पूरी की पूरी जो है वो सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। और अब पश्चिम बंगाल का हम ये नहीं समझ पाते कि पश्चिम बंगाल कैसे इतना हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये स्थिति नहीं थी। पश्चिम बंगाल लग रहा था, बहसीत पत्रकार हम लोग यहाँ से बैठे देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी स्थिति में आएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। सर वो तो यूपी को लेकर भी हमारी यही राय थी। खैर मैं हेमंत जी के पास आना चाहूंगा। हेमंत जी, अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए, लंबे समय के बाद नंबर्स बढ़े हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। मेरा सवाल यह है कि आप, अगर मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से 17 सीटों पर गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, और उस वक्त एक तो पहले तो लिस्ट जारी होने में बड़ी देरी हुई, तो ये सवाल उठने लगा कि शायद बन नहीं पा रही है, जो गणित है बैठ नहीं पा रहा, तो इसको लेकर सवाल उठने लगे। बाद में जो सीटें निकलकर सामने आए उसमें यह माना गया कि समाजवादी पार्टी जो है उसने वो सीटें उठा के दे दी जो उनको पता है कि वो वैसे भी नहीं जीत रहे, उन्होंने आपको दे दी कि आपके मत्थे मर जाए कि हारे भी तो वो कांग्रेस के ऊपर आएगा। लेकिन आप वहां से 7 सीटें, अगर 2 अमेठी और रायबरेली को छोड़ दे, फिर भी 5 सीटें आप अभी लीड कर रहे हैं वहां पे, तो क्या कहेंगे इस पर? आपका अनम्यूट कर दिए सर प्लीज। देखिए, गठबंधन को बदनाम करने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया, लेकिन क्या करे, भारतीय जनता पार्टी खुद ही बदनाम हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बड़ा सवाल है। तो मेरा केवल शुरुआत में करना चाहूंगा बनारस से। बनारस प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र, तीसरी बार हैट्रिक मारने की बात रही, और तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक मारी भी, लेकिन बमुश्किल तमाम चुनाव जीत पाए। कांग्रेस वहां चुनाव हार के भी जीत गई जी। जिन प्रधानमंत्री को वहां 5 लाख वोट से हारे थे, जो जीते थे, आज उनको संघर्ष करना पड़ा। और सुबह की रीडिंग तो ये आ गई कि 6000 वोट से पिछड़ गए, 1 घंटे तक पिछड़े रहे। उसके बाद बमुश्किल तमाम, जहां 7-7 राज्यपाल लगे रहे, पूरी कैबिनेट लगी रही, ऐसी जगह पर मुझे लगता है अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी कि कोई और सीट उनके लिए सेफ साइड ढूंढी जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक दंभ और एक अहंकार जो अमेठी के अंदर था, वो अहंकार हारा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जमीन के मुद्दों के आधार पर जो जनता ने वोट इंडिया गठबंधन को दिया है, हम लोग उसका पूरे तहे दिल से सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं। सत्ता के करीब होना, सत्ता पा जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन एनडीए के रूप में सत्ता में
के करीब। एनडीए की याद आज आने लगी। पिछले पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार और दम्भ में थी कि उसने अपने जो एलाइज थे उनको किसी प्रकार से कोई वेटेज देने का प्रयास नहीं किया और इग्नोर किया। आज वो लोग कुंठा के शिकार हैं और एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहां से हमें ज्यादा जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और हम वहां प्रयासरत हैं। मैं समझता हूं शायद कि हो सकता है कल तक स्थिति और क्लियर होगी, क्योंकि वर्तमान में हेमंत जी भारतीय समय जनता थोड़ा पार्टी- सीमित है, इसलिए मैं इस बात पे जरूर जवाब चाहूंगा, क्योंकि इस पे बड़ी बात हुई थी कि वायनाड सीट से राहुल गांधी जी पहले पर्चा भरते वहां से लड़ते, उसके बाद वहां पे मतदान होने के बाद वो रायबरेली से पर्चा भरते। तो ये सवाल उठा था कि शायद वायनाड की जीत के लिए श्योर नहीं है, इससे रायबरेली से भरे। कि मेरा सवाल यह है कि रायबरेली की सीट खाली की गई, सोनिया गांधी जी को राज्यसभा भेजा गया, तो वॉज कांग्रेस अनश्योर अबाउट इट? जो जीत आपको मिली है उसको लेकर आप श्योर थे? एक इनसिक्योरिटी थी कि हार सकते हैं, इसलिए रायबरेली चुना गया। परिणाम आपके सामने है, अब तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए इस पर। रायबरेली एक परंपरागत सीट थी, अमेठी एक हमारी पारिवारिक सीट है और हम दोनों जगह से चुनाव जीते हैं। वायनाड से भी जीते हैं और 4 लाख वोटों से जीते हैं, तो थोड़े वोट से नहीं जीते जी। तो निश्चित रूप से हमारी वहां परंपरागत सीट थी और हमको वहां से जीतना ही था। नहीं, तो लेकिन इसके लिए सवाल तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सवाल इसलिए उठा क्योंकि सोनिया गांधी जो सीट को खाली करती है और फिर आप एक जगह से मतदान होने के बाद पर्चा भरते, दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन वाज अराइजेस। दैट्स व्हाई आई आप वाज अपने आप आस्किंग। एनालिसिस कर लीजिए कि वायनाड का चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद वहां जब रायबरेली में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, ठीक तो है। ऐसा तो संभव नहीं था कि दोनों जगह एक ही फेज में अगर होते तो हमारे ऊपर ये कहीं कहता तो बात मानी जा सकती थी। ऐसा कहीं नहीं था, परंपरागत सीट थी और परंपरागत सीट से हम लोग अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दम्भ और अहंकार को हराया है। चलिए ठीक है, अब इस चर्चा को ये पे विराम देना होगा, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आंकड़े आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस बार अच्छी बढ़त बनाई है। रुझान अभी भी जारी है और काफ़ी सारी सीटें उत्तर प्रदेश हैं, वहां पर अभी भी काफ़ी क्लोज टक्कर है। देखना होगा किसके पाले में जो बची हुई सीटें वो जाती हैं। खैर फिलहाल इस कार्यक्रम को देना होगा ये पे विराम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।